नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल उम्मीद की किरण में। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोरोना के काल में अच्छे हैं और अच्छा रहने की कोशिश भी करेंगे। तो शुरू करता हूं आज की मेरी ये कहानी, रोग का पता। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। बने रहिए, आप जो कोई भी हो प्लीज़ बने रहिए और अंत तक इस कहानी को देखिए और सुनिए, और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कहानी के मकसद को पूरा करने में हमारी मदद करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, रोग का पता। जिस प्रकार दवा देने के पहले डॉक्टर को रोग का पता होना ज़रूरी है, उसी प्रकार मुझे लगता है कि एक टीचर को, एक शिक्षक को भी अपने विद्यार्थियों को कुछ बताने से पहले उनकी बीमारी अथवा रोग को जानना ज़रूरी होता है। अगर एक डॉक्टर का कार्यक्षेत्र इंसान का शरीर है, तो एक शिक्षक का कार्यक्षेत्र विद्यार्थियों का मन है। जिस प्रकार एक डॉक्टर शरीर रूपी घोड़े को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करता है। पर कैसे? विद्यार्थियों के मन रूपी घोड़े के बीमारी का पता ही नहीं, तो फिर आप नियंत्रण करेंगे कैसे? मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ। एक समय की बात है, परीक्षा चल रही थी। जी हाँ, मैं ज्ञान कुंज बंसी बाज़ार में है, बलिया के बंसी बाज़ार में, उसमें मैं कार्यरत हूँ। तो परीक्षा चल रही थी। मैं इन्विजिलेटर था, रूम नंबर 15 में। अचानक एक विद्यार्थी जिसका नाम सत्य प्रकाश था, वह खड़ा हुआ और बोला, सर, यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा एक्सप्लेन कर दे तो बड़ी कृपा होगी। मैंने सोचा हो सकता है इसको अगर प्रश्न की मांग, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का पता चल जाए तो जवाब दे देगा। प्रश्न था, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आयरनी इन लिटरेचर। मैंने एक्सप्लेन किया, बेटा, साहित्य में व्यंग का, आयरनी का क्या महत्व है, इसका जवाब देना है। उसने कहा, सर, ये आयरनी क्या होता है? मैं अब समझ लिया कि इस प्रश्न का उत्तर देना उसके बस की बात नहीं है। मैंने कहा, बेटे, ये सबसे बड़ा आयरनी है कि तुम एग्ज़ाम में आयरनी क्या है ये जानना चाहते हो। बैठ जाओ, यह बताना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अधिकार क्षेत्र के बाहर है। पर थैंक्स गॉड, अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि सत्य प्रकाश जैसे करोड़ों नौजवान इन दो बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें से पहली बीमारी तो यह है कि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। CNC, कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। और दूसरी बीमारी है QNC, क्वेश्चन नॉट क्लियर। ऐसा होता है कि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं, किसी का क्वेश्चन क्लियर है तो कॉन्सेप्ट नहीं, और किसी का तो दोनों ही गायब रहता है। इस दुनिया का कोई भी विद्यार्थी इन दो समस्याओं से, इन दो बीमारियों से ग्रसित है। शिक्षक इन बीमारियों को पहचाने तथा उसी हिसाब से विद्यार्थियों को निर्देश दें। आइए थोड़ा पहली बीमारी CNC अर्थात कंसेप्ट नॉट क्लियर पर नज़र डालें। किसी भी चीज़ के प्रति हमारा अपना जो विचार होता है, हमारी जो अपनी सोच होती है, जो उस वस्तु के देखने के बाद, उसको सोचने के बाद, उसके समझने के बाद, उसके बैकग्राउंड में जो हमारा विचार बनता है, वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अब कॉन्सेप्ट का राइट या रॉन्ग होना शिक्षक एवं विद्यार्थियों के वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वे ऑफ परसीविंग ए थिंग, उस पर डिपेंड करता है। कहते हैं कि ये कहानी में 6 अंधे हाथी क्या है उसको जानने के लिए निकले। किसी को हाथी का पैर पकड़ने तक का सौभाग्य मिला, तो हाथी के संबंध में उसका कॉन्सेप्ट यह था कि हाथी खंबे के समान होता है। बाकी लोग भी जो भी हाथी का पकड़े उसके अनुसार अपनी अपनी धारणा या अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाए। पर दुख की बात है कि उन 6 अंधों का मिला जुला कॉन्सेप्ट भी हाथी को एक हाथी का आकार या रूप नहीं दे पाया। क्योंकि भले ही हाथी के विभिन्न अंगों को ही छुए थे
तथा उसी से अपनी धारणा बनाई थी। पर चूंकि पूरे हाथी का फॉर्मेट न जानने की वजह से उनके कॉन्सेप्ट एक हाथी वाले फॉर्मेट में सेट नहीं हो पा रहे थे। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर और कंप्लीट हो पाएगा जब हम किसी चीज़ के विभिन्न अंगों का अध्ययन उसके होल के बैकग्राउंड में करेंगे। जब तक पूरा फॉर्मेट हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किसे कहाँ रखना है, किसे कहाँ पुट करना है। एक बच्चे को भी अपने कॉन्सेप्ट को किसी चीज़ के प्रति क्लियर करने के लिए होल को जानना जरूरी होता है। पार्ट्स जाने और साथ साथ वो पार्ट्स कहाँ कैसे सेट हैं, तो होल पर उसकी नज़र होनी चाहिए। तभी वे उसके अवयवों में, उसके कंपोनेंट्स में एक सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। आज विद्यार्थियों एवं बहुत कुछ शिक्षकों की नज़रें सिर्फ पार्ट्स पर टिकी हैं, होल पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। बचपन में पढ़ता था सांप रेंग कर चलने वाला, 2 आँखों का, एक फटी जीभ वाला, बेलन के आकार का प्राणी है। पार्ट्स तो जान गया, पर स्नेक का सही कॉन्सेप्ट तो उस समय सामने आया जब मैंने अपनी आँखों से उस प्राणी के विभिन्न अंगों को जो मैंने पढ़ा था एक साथ एक फुल फॉर्मेट में देखा। सो बच्चों को किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो निगाह पूरे फॉर्मेट पर होनी चाहिए। और हाँ, दूसरी बात ये आती है कि उसको उसके बैकग्राउंड में समझें, उसको उसके बैकग्राउंड में समझें। अपना कोई फिलॉसफी उस पर मत थोपो, उसको उसके बैकग्राउंड में समझें तो ये बढ़िया रहेगा। उसको उस कंडीशन में उसके बैकग्राउंड में समझने की ज़रूरत है, तभी जाकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरी समस्या क्वेश्चन से रिलेटेड आती है। यह दूसरी खतरनाक बीमारी है जिसका निदान अति आवश्यक है। सत्यप्रकाश को यही न समझ में आया कि प्रश्न क्या पूछा गया है, क्योंकि मैंने उसके बाद पूछा था, क्या आयरनी का अर्थ जान जाओगे तो साहित्य में उसका महत्व लिख दोगे? तो उसने पूछा था, सर महत्व में क्या लिखते हैं? यह समस्या उसके क्यूएनसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नॉट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता है तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं अगर डिमांड ऑफ क्वेश्चन का पता न रहे तो। अच्छा, डिमांड ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाया जाए। डिमांड ऑफ क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसे कि मान लें आपकी समस्या भूख की है तो आपको रोटी चाहिए, और प्यास की है तो पानी चाहिए। अगर भूख लगी है तो आप रोटी खाएंगे, रोटी का डिमांड करेंगे, और अगर प्यास लगी है तो आप पानी का डिमांड करेंगे। जब हम यह समझ जाते हैं कि प्रश्न में किस समस्या का निवारण मांगा गया है तो फिर हम किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट रूपी सागर के उस हिस्से में जाते हैं जहां उसका समाधान रूपी संजीवनी या अमृत उसका इलाज करने के लिए पाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा, किसी भी चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, फुल कॉन्सेप्ट है, वो एक बहुत बड़ा समंदर है, और ये जितने भी प्रश्न हैं वो उसके पार्ट्स से हम पूछे जाते हैं। फुल कॉन्सेप्ट के कुछ न कुछ पार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो जब हमको क्वेश्चन क्लियर होगा तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट में गोते लगाएंगे और देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किस पार्ट से पूछा गया है, और वहाँ जाकर हम उसको उठा कर लाएंगे। नहीं तो हनुमान जी के जैसा पूरा पहाड़ ही उठा के लाना पड़ेगा, फिर फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। हनुमान जी के जैसा बल भी तो चाहिए। अब तो रोग का पता चल गया ना, अब तो हम अपनी समस्याओं का समाधान कर ही सकते हैं, पर शिक्षक का रोल यहाँ और बढ़ जाता है। बच्चों के इन रोगों की दवा हमें ही बनानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस कहानी का मकसद पूरा हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।